देखेंगे कि इसमें कुछ इनकॉर्पोरेटेड मॉडल्स अवेलेबल हैं, इसमें कुछ अनइनकॉर्पोरेटेड मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो ये आखिर मॉडल्स हैं कौन से जिसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इनके डिफरेंट सैलिएंट फीचर्स आखिर हैं क्या। सैलिएंट फीचर से मुराद क्या है, इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के अंदर क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू हम अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकें। टैक्स प्लानिंग इसी चीज को कहा जाता है कि क्या किसी तरीके से लॉज के अंदर रहते हुए ऑब्वियसली हम अपने टैक्स इंसिडेंट्स को आखिर किस तरीके से कम करें। सो ये आज के बड़े मेजर अहम सवालात हैं हमारे पास, जिसे इस सेशन के जरिए हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन के मॉडल्स हैं कौन से अवेलेबल। तो आए, पहला मॉडल कौन सा है। पहला मॉडल हमारे पास ये है कि हम अपना काम सोल प्रोप्राइटरशिप के स्ट्रक्चर के अंदर करें। सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या मुराद है, इससे मतलब बेसिकली ये है कि मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे कहीं किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करानी अदर देन एफबीआर में एक सिंपल सी रजिस्ट्रेशन होती है जिसे कहा जाता है कि अच्छा आप अपना जो आपका एनटीएन है, जो आपकी एनटीएन की रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर आप जिस बिजनेस नेम से आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं उस नेम को आप अपने पास ऐड करा दें। बिकॉज सब्सिक्वेंटली आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो उसमें बैंक की भी ये सबसे पहली शर्त होती है कि अच्छा आप बता दें कि भाई आपके पास इस बैंक अकाउंट के हवाले से बिजनेस एनटीएन मौजूद है या नहीं मौजूद है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर आस्क्ड। तो इस रजिस्ट्रेशन के अलावा उस एक सिंगल जो है वो अपना बिजनेस नेम ऐड करने के अलावा आपको किसी और किस्म की रजिस्ट्रेशन की एटलीस्ट टैक्स पर्पसेस के हवाले से या कंपनी के हवाले से अक्सर जो और कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसमें कोई भी और फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा सीधा सा काम स्टार्ट करने का तरीका है जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल कहा जाता है। इसके अंदर आपने किसी और हैसल में नहीं पड़ना, कुछ भी आपने नहीं करना। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कि अच्छा काम करने के लिए मेरी आखिर बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, मैं सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे जो है वो मैसेज मिल रहा है कि अभी तक वॉइस में इंटरप्शन है, सो विल डू आवर बेस्ट कि ये इशू जो है वो ना हो, बट लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद द सेशन। तो मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, मैं सिर्फ अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर फोकस करूंगा। जो मेरा बिजनेस प्लान है, जो उसकी मार्केटिंग नीड्स हैं, वो जो सारी चीजें हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का मॉडल। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास क्या अवेलेबल है, दूसरा जो मॉडल है उसे कहा जाता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप एक पार्टनरशिप फॉर्म करें विद फॉर एग्जांपल सो एनी 2 और मोर पीपल कैन सेट अप अ पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कि आप किसी इदारे में जाके, आप किसी प्रोविंशियल अथॉरिटी में जाके, आप किसी फेडरल इदारे में जाके इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराएं। सो अगर आप करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट इज अगेन अप टू यू। ये आप कैसे करेंगे, ये इसकी प्रोविंशियल अथॉरिटीज, जो प्रोविंशियल हमारा इदारे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के नाम से एक इदारा होता है, अगर आप इसकी लीगल रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप एक एटलीस्ट एक 2000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे इसकी आप अपनी जो पार्टनरशिप डीड है वो आप बनाते हैं और आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके इसकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। अब तो इनफैक्ट बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज रियली फोकस्ड ऑन के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें हमारी इंडेक्स की इंप्रूवमेंट हो जाए, पाकिस्तान की रैंकिंग और फर्दर इंप्रूव हो जाए, तो उसे मद्देनजर रखते हुए अब इस सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। सो अगेन अ वेरी मेजर इंप्रूवमेंट ऑन दैट फ्रंट एज वेल। तो अब अगर आप जनरल पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या आप उस इदारे में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और अगर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते, अगेन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, ऑन योर बिजनेस प्लान, ऑन योर बिजनेस आइडिया, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। सो आपका पूरा जो फोकस होगा वो बिजनेस के ऊपर होगा। बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आपने परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इस चीज की खूबसूरती है। आप एक सिंपल एक पार्टनरशिप डीड बनाएं, उसे फॉर्मलाइज ना भी करें तो फिर भी प्रैक्टिकली आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगेन बिकॉज आपको एक थोड़ी टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक जनरल पार्टनरशिप के हवाले से भी, तो कुछ ना कुछ फॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स एफबीआर को देने होते हैं। तो इस वजह से बहरहाल आपने एट द एंड ऑफ द डे एक पार्टनरशिप डीड तो बहरहाल बनानी ही पड़ती है। सो ये एक है कॉन्सेप्ट जनरल पार्टनरशिप का।
एक स्पेशलाइज्ड पार्टनरशिप भी होती है जिसके बारे में हम थोड़ा अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल टू सेटअप, वेरी सिंपल टू स्टार्ट। आपने और कुछ बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं सोचना। नॉट अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस और आप बस शुरू हो जाए। इसके अलावा क्या चीजें आती हैं? इसके अलावा आता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास आता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है? नाउ दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है हमारा या पूरी दुनिया में, वो हमेशा जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करता है। ये वो तमाम इदारे हैं, ये वो तमाम कंपनीज हैं जिनकी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं SECP में जाके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप इनकॉर्पोरेशन कराते हैं बाकायदा से। आप अपने रूल्स के बारे में बताते हैं, कुछ तो कंपनीज एक्ट है उसके रेलेवेंट रूल्स हैं, बहुत सारे और कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं ओवर ऑल ऑफ द कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड विद SECP। लेकिन इसके अलावा भी आप ये भी बताते हैं कि अच्छा अगर आप अपनी चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से फंक्शन करे, which is not in ऐसा ना हो कि it should not be against the law। अगर वो लॉ के अगेंस्ट नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हैं कि आपकी कुछ जो अपने इंटरनल वर्किंग्स हैं, जो अप्रूवल्स हैं, वो आप डिफरेंट कर सकते हैं बहरहाल एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारे कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें आपने SECP में सबमिट करानी पड़ती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसके और फर्दर क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या फवायद हैं, क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप फ्रेश भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या आप क्यों ना जो है वो कई डेकेड से काम कर रहे हो बट अब आप चाहते हैं कि अच्छा मुझे कुछ मामला को और फर्दर फॉर्मलाइज करना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, या कुछ और भी जो दूसरे बेनिफिट्स हैं ऑफ सेटिंग अप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो आप अवेल करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है। वो क्या है कि आप फॉर एग्जांपल एक सिंगल मेंबर कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी में क्या होता है, इसके अंदर वरना क्या होता है कि आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स कह लें या 2 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी फॉर्म करने के लिए। ये डायरेक्टर्स भी होंगे, ये शेयर होल्डर्स भी होंगे। डायरेक्टर्स होना जरूरी नहीं है लेकिन बहरहाल शेयर होल्डर्स जरूर होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम 2 आपको ओनर्स चाहिए होंगे। लेकिन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कंपनी होती है जिसे सिंगल मेंबर कंपनी कहा जाता है, और इसके नाम में लिखा भी जाता है कि दिस इज अ सिंगल मेंबर कंपनी, SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी खासियत खूबसूरती ये है कि एक अकेला बंदा भी इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इसका 100% शेयर होल्डर हो सकता है, और कंपनी के फिर जो तमाम फवायद है वो भी आप फवायद हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसे ही फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने कहा कि दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल, क्विंटेसेंशियल एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये क्या होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि आप कम से कम 2 इसके अंदर मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, और फिर तमाम कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स जो हैं कंपनी को रन करने के हवाले से, फंक्शन करने के हवाले से, वो इनके ऊपर अप्लाई होंगे। सो दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस एंड कॉर्पोरेशंस, वो हमेशा प्राइवेट कंपनीज की ही होती हैं। उसके बाद एक खास किस्म की कंपनी आ जाती है जिसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। एक नया बिजनेस जो है वो फॉरेन कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पब्लिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट वो आम लोगों की होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन आइडिया इसके अंदर ज्यादा जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो रिटेल इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, आम लोग होने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों की इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और हेक्टिक किस्म की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, तो वो तमाम कंपनीज को पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। बट दिस इज नॉट रेलिवेंट टू स्टार्टअप्स, पीपल हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड आउट इन देयर बिजनेसेस, या ऐसे लोग जो अभी अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं और वो अभी अपने बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ मूव होना चाहते हैं।
तो उन्हें कम से कम पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होके फिर कुछ साल जो है अपने ऑपरेशंस को चला के फिर आपने एक लिस्टिंग की तरफ जाना है. सो अ लॉन्ग वे टू गो इन दैट. फिलहाल हम ज्यादा जो अपना फोकस रखेंगे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और सिंगल मेंबर कंपनीज के ऊपर रखेंगे. यहाँ तक तो आगे बड़े 3 कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर्स या बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स जो कि कई डेकेड्स से पाकिस्तान में अवेलेबल थे, इंटरनेशनली भी अवेलेबल थे, पाकिस्तान में भी अवेलेबल थे. जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट है ये सेंचुरीज पुराना है. ये जो है वो डच कंपनीज बेसिकली जो है वो दे स्टार्टेड आउट ऑन दिस. इंग्लिश लॉ में इसकी बड़ी हमें जो है वो सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री मिलती है. सो वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट्स. लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी है जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया. 2017 में 2017 में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया विद रिस्पेक्ट टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें अगेन आप एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं बट दिस पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड विद SECP. जो मैं आपको जनरल पार्टनरशिप के बारे में बता रहा था, जो जनरल पार्टनरशिप है उसकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी भी है, नंबर 1 तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. एक तो ये चीज समझने वाली बात है. लेकिन अगर आप करते भी हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप कहाँ करोगे? आप करोगे प्रोविंशियल अथॉरिटीज में जाके, आप प्रोविंस में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कराओगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, विच इज अ प्रोविंशियल अथॉरिटी. लेकिन अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप करना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फिर आप ऐसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कराओगे, विच इज अ फेडरल अथॉरिटी. सो एंड इसकी फिर कह लें साख्त, इसकी जो रेपुटेशन है, इसकी जो कंप्लायंसेस हैं वो भी ज्यादा रॉबस्ट हैं. आपको इसमें जो रेपुटेशनल एक जो बूस्ट मिलेगा वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा. इसके बहुत सारे फवायद हैं. 2017 में इसका लॉ आया, फिर 2018 में इसकी रेगुलेशंस आई. तो ये अगेन बहुत एक अच्छा बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कि हमारे पास अवेलेबल है. सो दिस इज समथिंग जिसे कहा जाता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट. हमारे पास एक लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर के भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक जनरल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अंदर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है. सो बड़ी खूबसूरती है स्ट्रक्चर के अंदर. आए जरा इन तमाम चीजों को हम और डिटेल में रिव्यू करते हैं. अच्छा, अब हम ये करेंगे कि ये तमाम जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं इनके हम डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करेंगे. तो आपने जरा बहुत गौर से सुनना है कि ये जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं इनके क्या फ़वायद हैं. इन्हीं फीचर्स के अंदर इनके फ़वायद भी हैं, इनके नुकसानात भी हैं. जाहिर सी बात है अगर एक स्ट्रक्चर का कोई बहुत अच्छा फ़ायदा है तो वो दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो उस चीज़ का नुकसान बन जाता है. तो आए जरा हम 1 बाय 1 चीज़ों को रिव्यू करते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे सूटेबिलिटी कि कौन सा. अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपके सामने अब ये 5 डिफरेंट जो है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स अवेलेबल हैं. सो वन इज प्राइवेट कंपनी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी क्या है, SECP में रजिस्टर होगी और इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अनदर इज व्हाट सिंगल मेंबर कंपनी. तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? एक सिंगल मेंबर कंपनी में एक ओनर अपना बिजनेस चाहे तो वो उसका कंपनी सेटअप कर सकता है SECP के साथ एंड दे कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विद बिजनेस. जबकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए आपको कम से कम 2 ओनर्स या 2 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और एक LLP क्या है? ये भी एक पार्टनरशिप है बट रजिस्टर्ड विद SECP और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है. और ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या चीज है आखिर, इसे जरा हम तफसीली अभी डिस्कस करेंगे. और दूसरे हमारे पास बड़े कॉमन जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं जिसमें जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों हमारे पास रजिस्ट्रेशन मॉडल्स आ जाते हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं सूटेबिलिटी के हवाले से. अच्छा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्केल जो है वो स्मॉल साइज नहीं होगा, वो एक थोड़ा या तो मीडियम साइज होगा या एक लार्ज साइज कंपनी की तरफ आप मूव करेंगे, तो प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज द बेस्ट मॉडल टू गो फॉर. इसमें जो है एक तो लिमिटेड लायबिलिटी है. सो अगेन व्हाट एग्जैक्टली इज द लिमिटेड लायबिलिटी वो भी हम जरा डिस्कस करेंगे. लेकिन बहरहाल अभी आप ये समझ लें क्विकली कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बिजनेस का जो साइज होगा वो थोड़ी लार्ज साइज का होगा या एक अपर मीडियम स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में अ प्राइवेट कंपनी इज द बेस्ट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल टू गो फॉर. इसमें स्पेशली आपको बहुत ज्यादा फायदा उस चीज के अंदर होगा दैट यू वांट टू स्केल अप. अब अगर आपने स्केल अप करना है तो आपको जाहिर सी बात है उस चीज के लिए फंडिंग चाहिए. और उस फंडिंग के अगर सोर्सेस को इवैल्यूएट किया जाए
कि हमारे पास कौन से फंडिंग सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये फंडिंग सोर्सेज या तो आपकी इंटरनल सेविंग्स हो सकती हैं, या आपने पर्सनल लेवल पे किसी से लोन लिया है, या ये मुमकिन है कि आपने जो है वो बैंक को अप्रोच किया फॉर फाइनेंसिंग। और बैंक जो है वो फाइनेंसिंग के लिए, अगर आपका प्रीवियस कभी एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप स्पेशली बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो दे आर अ लॉट मोर कंफर्टेबल with a private limited company instead of going with a sole proprietorship or a general partnership वगैरह, क्योंकि उनकी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है अपनी जगह, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से दे आर ऑलवेज मोर कंफर्टेबल गिविंग आउट अ बिजनेस लोन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस वजह से जहां पे आपको लगता है कि अच्छा ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मुझे यूज करने हैं, मैं जरूर मुमकिन है कि किसी से लोन लूंगा, ख्वाह वो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग हो, वो इस्लामिक फाइनेंसिंग हो, दोनों सूरत हाल में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ऑलवेज द बेस्ट बिजनेस ऑप्शन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल टू गो फॉर। अच्छा, एसएमसी अगर मैं ऑप्ट करना चाहूँ तो मैं क्यों करूँगा? ये उन लोगों के लिए है जो पार्टनरशिप की तरफ नहीं जाना चाहते, जो इस चीज की तरफ नहीं जाना चाहते कि अच्छा काम पूरा ये मेरा होगा, लेकिन सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑन पार्टनर्स। वो पूरा काम जो है ओनर की कैपेसिटी में वो चाहते हो कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और मेरे साथ कोई और ओनर नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए आप देखेंगे जो हमारा एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है, सो एक जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्शन अवेलेबल है। But again, there are a lot of disadvantages of working in a sole proprietorship capacity, जो कि भी हम इस इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जैसे आहिस्ता आहिस्ता इवैल्यूएट करते जाएंगे तो हमें बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि अच्छा ये तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। सो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल है जो एज अ सोल ओनर काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि भाई हमें एक कंपनी के फवायद मिले, जिसमें ये तमाम चीजें आ जाती हैं, जिसमें फाइनेंसिंग की ईज आ जाती है, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है, जिसमें क्रेडिबिलिटी, बिजनेस क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तमाम वो फवायद हैं जिन्हें अवेल करने के लिए लोग फिर एक एसएमसी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर। तो यही हमने देखा कि भाई ये उन प्रोप्राइटर्स के लिए है जो 100% कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइबिलिटी को भी लिमिट करना चाहते हैं। सो दिस मॉडल इज एक्सट्रीमली सूटेबल फॉर सच पीपल। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ। ये किन सोर्सेज के लिए सूटेबल है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उन बिजनेस टाइप्स के लिए सूटेबल है जो कि नंबर वन चाहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो। सो ये लाइबिलिटी लिमिटेड क्या है, ये अगेन हम थोड़ा इसे तफसील में बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है एक मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड का, एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग जो चाहते हो कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, और जो बहुत सारे कैपिटल के साथ भी काम नहीं करना चाहते या एक्सपेक्ट करें कि नहीं करेंगे, या दे एक्सपेक्ट स्पेशली जैसे सर्विस बिजनेस मॉडल्स होते हैं, वहां पे स्पेशली आप देखेंगे कि राइट अवे बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग की नीड नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप एलएलपी को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और बहुत ही इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी और एडवांटेजेस अवेलेबल है। जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों ही मॉडल्स के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। और दूसरा ये कि ये भी कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कंपैरेटिवली कह लें छोटे लेवल का या मीडियम साइज का बिजनेस करना चाहते हैं या करेंगे, जिनको पता है कि हम अपनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, हमें जो है वो सफिशिएंट कैपेसिटी मेंटेन करना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो दो बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं उन लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये भी हमने डिस्कस किया अभी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, और पार्टनरशिप्स में तो कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज द वर्ड इटसेल्फ इंप्लाइज, आप कम से कम 2 लोग तो पार्टनर्स होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट बहरहाल होगी। और एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और एक सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर भी एज क्लियरली इट कैन बी inferred from the name कि इन दोनों में जो ओनर्स होंगे वो सिंगल होंगे, एक से ज्यादा ओनर नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं
लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इससे मैं काफी देर से जो है वो डेफर करता जा रहा हूँ कि अच्छा इसके हम इसी सही जगह पे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द राइट मोमेंट। लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सोचें, ये भी अगेन this concept was first introduced in modern जो कैपिटलिस्ट यूरोप है, वहां पे पहली दफा इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि एक बिजनेस ओनर है, सो स्पेशली अगर आपने बिजनेस किया है या आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आपने किसी से सुना है, तो इन तमाम सूरत हाल में, तमाम सिचुएशंस में ऑब्वियसली यू नो कि एक बिजनेस के अंदर लॉसेस की पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं अपनी जगह। जो भी जिस भी किस्म का बिजनेस मॉडल हो, देयर ऑलवेज आर पॉसिबिलिटीज कि या तो वो बिजनेस कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाएगा या स्टार्ट के कुछ सालों तक लॉस करेगा, या हो सकता है कि अपने ओवरऑल लाइफ के अंदर, अब वो 50 इयर्स हो सकते हैं, 40 इयर्स हो सकते हैं, कम्युलेटिवली देखा जाए तो वो लॉस करेगा। अच्छा, एक बिजनेस जो है वो जब कंटिन्यूसली लॉस करता रहे तो अल्टीमेटली होगा ये कि आपके एसेट्स कम होते जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। सो लाइबिलिटीज अल्टीमेटली आपने पे ऑफ भी करनी है। यही प्रॉब्लम होती है ना कि अगर कंटिन्यूसली नुकसान होते रहे तो आपने फिर अल्टीमेटली पे ऑफ करना है और उन लाइबिलिटीज को जो है वो आपने लोगों को अल्टीमेटली पे करना है। तो एक कंपनीज के हवाले से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई आप जब अपना जो इनिशियल कैपिटल जो है, जब आप वो इनिशियल कैपिटल अपना सबमिट करते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे इनिशियल कैपिटल कहा जाएगा या कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा, या सब्सिक्वेंटली भी आप अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी को उस कैपिटल के हद तक ही रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पर्सनल एसेट्स क्या हैं, आपके पास पर्सनल कोई गाड़ी हो, कोई आपका घर हो, कोई और प्रॉपर्टीज हो। ऐसा नहीं होगा कि जो बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, आपने उस कंपनी के नाम के ऊपर जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक जो है वो आपके घर पहुंच जाए कि अच्छा नहीं ये घर आपके नाम पे है, तो ये जरा हम अगर आप लोन हमें वापस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो ये घर जरा हमें दे दें, हम इसे सेल ऑफ कर देते हैं और उसे सेल ऑफ करके जो प्रोसीड्स मिलेंगे उसकी बेसिस पे हम अपनी लाइबिलिटीज वापस ले लेंगे। सो दिस जस्ट डज नॉट हैपन इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी, और ये इस चीज की खूबसूरती है, यही वजह है कि हो सकता है आप पर्सनल लेवल पे बहुत जो है वो सम पीपल माइट बी रियली वेल ऑफ, लेकिन बिजनेस में अपने क्रेडिटर्स को और जो लेंडर्स हैं, जो बैंक वगैरह है, उनको पे करने के लिए पैसे नहीं है, और वो जो अल्टीमेटली लेंडर्स हैं जो बैंक के कुछ भी नहीं कर सकता लीगली स्पीकिंग। सो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। और लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी होती है, वो सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर होती है, और वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी होती है। जबकि एक जनरल पार्टनरशिप के अंदर और एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप का स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इससे मुराद कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई लॉस कर रहे हो और या फॉर एग्जांपल आपकी लाइबिलिटीज इतनी बढ़ जाए कि अब आप उन्हें पे ऑफ नहीं कर सकते, तो आपकी जो भी प्राइवेट एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उसमें आपकी गाड़ी आ सकती है, आपके घर आ सकता है, दूसरी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, आपको फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज आ सकती हैं, तमाम चीजें। सो इन लेंडर्स के पास ये रिकोर्स अवेलेबल है अल्टीमेटली कि आपके इन पर्सनल एसेट्स के बारे में कहा जाए कि नहीं आप ये भी सेल ऑफ करके अल्टीमेटली हमारी जो लाइबिलिटीज है उन्हें आप पे ऑफ करेंगे, और फिर ही जो है ना विल कंसीडर इट क्विट्स, कैसे चले अब हमारा जो है ना मामला सेटल हुआ। सो दिस इज द ब्यूटी एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो लीगल एंटिटी का भी है। आगे खैर आगे जाके हमने उसको लिस्ट डाउन किया है कि लीगल एंटिटी इनकी अलग होती है, लेकिन बहरहाल इसे हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगी तो उस स्ट्रक्चर की अपनी लीगल एंटिटी भी अलग होगी। यही वजह है कि आपको लाइबिलिटी लिमिट करने का मौका मिल जाता है। एक कंपनी की कानून की नज़र में वैसे तो देखा जाए कि आपकी और मेरी नज़र में एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक सेपरेट इंसान कौन है, फॉर एग्जांपल एनी ह्यूमन बीइंग जो होगा वो हमारे नज़र में एक सेपरेट उसकी आइडेंटिटी रखी जाएगी। लेकिन ये कानून की खूबसूरती है, ये एक लीगल ब्यूटी है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि एक कंपनी की अलग से लीगल आइडेंटिटी होती है। वो कंपनी जो है वो अपने नाम पे एसेट्स भी ओन कर सकती है, बिजनेस भी रन कर सकती है, उसका एक यूनिक नाम होगा। उसके अलावा जो है उसको सू किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट लीगल लिटिगेशन जो है वो की जा सकती है, और वो कंपनी जो है वो दूसरों के अगेंस्ट भी लिटिगेशन कर सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ यूनिक लीगल आइडेंटिटी, जो कि सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में और लिमिटेड लाइबिलिटी
पार्टनरशिप्स के अंदर पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही एक आप देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही उस चीज़ का फ़ायदा है, और कंपैरेटिवली जो है वो आप एक ईज ऑफ माइंड के साथ अपने बिजनेस को चला सकते हैं। और क्या डिफरेंसेस हम पाते हैं डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स के अंदर? अच्छा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बड़ी वेरी करती हैं इन पांचों जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर। जनरल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और एन एलएलपी, इनके दरमियान अगर देखा जाए तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर मैं इन तीनों का सबसेट बना लूँ, लेकिन इन बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, बिटवीन एन एसएमसी एंड अनदर सबसेट of your partnerships and a sole proprietorship, जमीन आसमान का फर्क है in respect of the compliance requirements। अभी compliance requirements किसकी होती हैं? दो इदारे हैं जो इन जो बिजनेस मॉडल्स हैं, जो भी आपके बिजनेसेस हैं, उन्हें रेगुलेटर की पर्सपेक्टिव से मॉनिटर करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप में से कोई अभी नया अपना बिजनेस सेटअप करने लगे हैं तो डरिएगा मत, लेकिन मैं बहरहाल आपको बताता हूँ कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो अपना बिजनेस अभी उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया होता है, 2 हफ्तों के अंदर उन्हें करीब 7 से 10 डिफरेंट इदारों से नोटिस आ जाता है कि अच्छा आपने तो हमारी भी रजिस्ट्रेशन करानी थी, आपने हमारी भी रजिस्ट्रेशन करानी थी, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स भी आ जाता है, या जिसमें शॉप्स की रजिस्ट्रेशन भी होती हैं, जिसमें जो है वो फॉर एग्जाम्पल सिंध में कोई काम कर रहा है तो सेसी की रजिस्ट्रेशन होगी, पंजाब में कर रहा है तो पैसी की रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और भी रजिस्ट्रेशन, ईओबीआई की रजिस्ट्रेशन है वो आपने करानी है। सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन बहरहाल फिलहाल हम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो है एफबीआर जो प्रोविंशियल इदारे हैं उन्हीं के ऊपर रहते हैं, और जो रेगुलेटरी हमारी बॉडी है एससीसीपीसी के ऊपर ही रहते हैं। तो अगर आपने कंपनी फॉर्म की है तो उनकी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे ज्यादा होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। ऐसा क्यों? इनकी ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोवाइडेड आपका एक जो मिनिमम कैपिटल है वो 10 लाख से ऊपर है। अगर 10 लाख के अंदर है तो फिर हर साल आपने ऑडिट नहीं कराना, हर साल आपने जो है वो किसी ऑडिटर को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करके उनसे ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होती अगर 10 लाख के अंदर अंदर आपका कैपिटल होता है। सो ये प्राइवेट कंपनी, एसएमसी, ये इन एलएलपी, इन तीनों को जो रेगुलेट करता है इनके मामलात के हवाले से वो एसईसी पे रेगुलेट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है कि आपने अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपका कोई डायरेक्टर चेंज हो, आपका ऑडिटर चेंज हो तो आपने एसईसी को इन्फॉर्म करना है। तो ये बड़ी जो है वो बड़ी कह लें कि बड़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है, रिकॉर्ड्स की अपडेशन होती है। ये तमाम मामला जो है वो एसईसी हैंडल करती है, स्पेशली इन केस ऑफ अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। एसएमसी के केस में ये रिक्वायरमेंट्स बड़ी कम हो जाती हैं, एलएलपी के केस में बिल्कुल ही मिनिमल हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ एलएलपी को एससीसीपी के पास जाना है, और इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट चेंज है इन द पर्टिकुलर्स, जैसे कह लें आप नाम चेंज अपना करना चाहें, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो काउंटर पार्टीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट है जो स्टेट के ऊपर है। तो लॉ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो तमाम इदारे जहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है उधर जो काउंटर पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ही वो तमाम इदारे जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उन्हें कहा जाता है कि भाई आपके जब भी पर्टिकुलर्स चेंज हो आपने आके हमें इन्फॉर्म जरूर करना है, ताकि हमारे रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाए कि अच्छा आपने एड्रेस चेंज कर दिया, आपका जो मेन मैनेजिंग पार्टनर था या मेन जो आपका ऑफिसर था, सीईओ था, वो चेंज हो गए, शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। तो ये इन चीज़ों के हवाले से जो है ना एससीसीपी को वी हैव टू कीप देम अब्रेस्ट ऑफ एनी चेंजेस एट आवर बिजनेस। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई हैं इन अ प्राइवेट कंपनी, एंड जो दोनों एसएमसी और एलएलपी है इसके अंदर मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करेंगी। जबकि जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का क्योंकि कोई ऐसा रेगुलेटरी मॉडल नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो इन्हें रेगुलेट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, अदर देन टैक्स के हवाले से हैं अपनी जगह रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कोई और अलग से साइमल्टेनियस इदारा नहीं है जो इनके बिजनेस को, जो इनके मॉडल को जो है वो रेगुलेट करे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इनका जो कंप्लायंस एनवायरनमेंट है, जो कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बड़ी मिनिमम है, ये लो कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके लिए कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, सारे मामला मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में perhaps it's best that you can start out your business as a general partnership or as a sole proprietorship। वरना फिर जैसे ही आप इस स्पेक्ट्रम के अंदर यहाँ लेफ्ट पे चलते जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी।
ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए लोन रेज करना सबसे आसान होता है, प्रोवाइडेड बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं वो सेम हो। जाहिर सी बात है, एक एसएमसी है, एक एलएलपी है या पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस है, अगर उनके मामला डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत अच्छे हैं, अगर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं वो फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कि भाई उन्होंने जो है वो उनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी उन्होंने मेंटेन की है, दे हैव एम्प्लॉयड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि उनके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनके बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, उनकी जो बुक कीपिंग है सारी उन्हीं के पास है। अच्छा, फिर कह लें उन्होंने जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो एक ईआरपी पूरा उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, सैप यूज कर रहे हैं, ऑरेकल यूज कर रहे हैं, अच्छा फिर किसी बड़ी रेप्यूटेबल फर्म से अपना ऑडिट भी करा रहे हैं, तो उनको लोन कंपैरेटिवली बहुत आसानी से मिल जाएगा एज कंपेयर टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज वेरी लूजली मैनेज्ड, या जिसमें नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं, बुक्स अच्छे नहीं है, ऑडिटर्स इतने अच्छे रिनाउंड नहीं है, रेप्यूटेबल नहीं है। सो इन तमाम चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये बकिया तमाम चीज़ें सेम हैं तो फिर जो लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो एसएमसी है, इनको लोन कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है। कैपिटल रेज करना इनके लिए कंपैरेटिवली बड़ा आसान है। ये कैपिटल जो है वो वेंचर कैपिटल भी हो सकता है, ये बैंक फाइनेंसिंग भी हो सकती है, किसी भी किस्म का कैपिटल हो सकता है। तो कैपिटल रेज करना सबसे आसान इनके लिए होता है। फिर बीच में जो कैटेगरीज आ जाती है उनके लिए मॉडरेट है, और जो पार्टनरशिप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, इनके लिए ऑब्वियसली बिकॉज क्योंकि मैंने जो भी आपके लिए एक एग्जांपल बनाई, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, अमूमन बहुत हार्डली आपको शायद गिनती की मिलेंगी ऐसी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप जो इस तरीके से काम करती हो। सो इनके लिए जो है वो कैपिटल रेज करना सबसे मुश्किल होता है। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी और लीगल एंटिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। सो लीगल आइडेंटिटी होना सेपरेट, लिमिटेड लाइबिलिटी सेपरेट होना, इन्हें तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। परपेचुअल सक्सेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी ओनर्स हैं, अगर उनमें से किसी की भी वफात हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो ऑब्वियस है कि बिजनेस कंटिन्यूटी इज नॉट गारंटीड। अगर एक दिन उनका बिजनेस चल रहा है, अगले दिन वो खुद फौत हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका बिजनेस जो है वो अगले दिन बंद हो जाएगा, अनलेस सम कॉम्पिटेंट हेयर स्टेप्स इनटू देयर शूज और उस बिजनेस को जो है वो चलाते रहें। पार्टनरशिप के अंदर ऑन डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ पार्टनर जो है, परपेचुअल सक्सेशन से मुराद कि वो बिजनेस कंटिन्यू होता रहे उसी तरीके से, गारंटीड नहीं होता, हो सकता है, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और एक फ्रेश पार्टनरशिप जो है वो बनाई जाती है। जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, एक सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर किसी ओनर की डेथ हो जाए, वो डिसेबल हो जाए, मेंटली डिसेबल हो जाए, फिजिकली डिसेबल हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो, बिजनेस ना रन कर पा रहे हो, तो एक मैनेजमेंट यूजुअली सेपरेट होती है। अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वहां पे भी कोई सेपरेट मैनेजमेंट रखना चाहे, वहां पे भी मैनेजमेंट सेपरेट रखी जा सकती है, एंड द बिजनेस विल जस्ट गो ऑन, द शो विल गो ऑन। तो ये अगेन एक और खूबसूरती है ऑफ हैविंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। तो अगर कोई अगेन थोड़ी एक लार्जर मीडियम साइज कंपनी, एक लार्जर कंपनी, एक लार्जर बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, तो दीज आर द मोस्ट सूटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जिसके अंदर आपको परपेचुअल सक्सेशन भी मिलेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिलेगी और सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलेगी। अच्छा, और क्या हमारे पास जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स के हवाले से। सो लीगल एंटिटी हमने डिस्कस कर लिया, टैक्स एंटिटी का भी बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये जरा हम डिस्कस करते हैं। सो टैक्स एंटिटी से क्या मुराद है? टैक्स एंटिटी से मुराद ये है कि सबसे पहले तो जिसकी लीगल आइडेंटिटी एंटिटी अलग है, ये जाहिर है, ये बिल्कुल हक सच बात है कि उसकी जो टैक्स आइडेंटिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। टैक्स आइडेंटिटी एंटिटी की जब बात की जाती है तो हम एनटीएन की बेसिकली बात करते हैं, कि हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कि जिसका सेपरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा उसकी टैक्स एंटिटी बेसिकली सेपरेट कंसीडर की जाएगी। अब कंपनी का अलग होता है, एसएमसी का अलग होता है, एलएलपी का भी अलग होता है, और एक जनरल पार्टनरशिप जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहा जाता है टैक्स की जबान में, उसका भी एनटीएन अलग होता है। आपने जब भी कोई नई पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म करना है, आपने हमेशा उसके सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, हमेशा उसका सेपरेट जो है वो टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक खुद अपनी जाती हैसियत से एक काम कर रहे हो, 10 काम कर रहे हो,
उन सब के तमाम बिजनेसेस के डिफरेंट नेम्स हों, उनके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हों, इन तमाम सूरत हाल में आपका जो टैक्स एंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी, वो सिंगल पर्सन आप ही होंगे। आप ही का जो NIC है वो आपका NTN होगा, और तमाम बिजनेसेस के नंबर्स, परफॉर्मेंस, एसेट्स, बैलेंस शीट्स, तमाम आप ही की जो इनकम टैक्स रिटर्न है और वेल्थ स्टेटमेंट है उसी के अंदर क्लब किया जाएगा। जबकि जब भी आप एक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे उसकी टैक्स एंटिटी सेपरेट होगी। तो अगेन it is more useful and perhaps better for your personal financial planning कि आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें instead of doing it all under your own NTN। इससे तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो है वो इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस। सो इट्स बेस्ट कि भाई ऐसी सिचुएशन में आप पार्टनरशिप्स की तरफ चले जाएं, या आप इन दूसरे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के बिजनेसेस की तरफ चले जाएं, जिसमें आपको सेपरेट टैक्स एंटिटी मिलेगी, सेपरेट तरीके से उनको अगर कोई नोटिस इशू होता है, कोई ऑडिट होता है, कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो ऑलवेज बेटर टू मैनेज कि उसकी सेपरेट एंटिटी जो है वो अलग होनी चाहिए, टैक्स एंटिटी अलग होनी चाहिए। इससे आपकी जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रेगुलेटरी मैनेजमेंट है, वो बहुत बेहतर हो जाती है कंपैरेटिवली। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ब्रॉडली जो है वो कौन से हमारे पास सैलिएंट फीचर्स हैं, कह लें डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं इन डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स के, और क्या इनके फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। अगर हम किसी एक रजिस्ट्रेशन मॉडल की तरफ जाते हैं तो कौन सी चीज़ें जो हमसे रह जाएंगी, मिस हो जाएंगी, कौन से फ़वाइद हैं जिससे हम महरूम हो जाएंगे। सो ये तमाम चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं ज़रा टैक्स प्लानिंग की तरफ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे मॉडल की तरफ चला जाऊँ जहाँ थोड़ा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी नॉर्मल हों, बहुत ज़्यादा मुझे तंग भी ना किया जाए, उसकी कॉस्ट भी, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए जो सेटअप कॉस्ट है, जिसमें आपकी SEC की फीस आ जाएगी फॉर एग्जांपल, एंड देन यू हैव टू हायर अ कंसल्टेंट लाइक अस फॉर एग्जांपल, जिनसे आप ये रजिस्ट्रेशंस कराएंगे, जिनसे आप एडवाइस लेंगे, तमाम सारी चीज़ें, तो एक सेटअप कॉस्ट होती है। तो वो एक PBT की सबसे ज़्यादा होगी, फिर SMC की, फिर LLP की, फिर जनरल पार्टनरशिप की, एंड देन फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की। सो इसी तरीके से प्रोग्रेसिवली आपकी सेटअप कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने फैक्टर इन करना है व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो टैक्स रेट्स के हवाले से अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे, कोई भी एक बिजनेस इंडिविजुअल चाहेगा कि मैं किसी ऐसे मॉडल में चला जाऊं जहां पे जो टैक्स इंसिडेंस है वो मिनिमल हो जाए मेरा। अगर किसी और को 30% तक टैक्स रेट चार्ज किया जाता है, 25% तक किया जाता है, तो आप चाहेंगे कि भाई मेरे ऊपर किसी तरीके से 5% हो जाए, 7% हो जाए। तो ये किस तरीके से मुमकिन है, ये बहरहाल टैक्स रेट्स की पूरी कहानी है, ऐसे जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, जो कंपनीज हैं, कंपनीज का स्ट्रेट टैक्स रेट है 29% ऑन देयर इनकम। सो दिस इज द हाईएस्ट, इससे ऊपर नहीं है। सो दिस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जब भी आप चाहते हैं कि अच्छा मैं एक प्राइवेट और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का सेटअप करूं। सो टैक्स इंसिडेंस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर आप समझें, और अभी 29% तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो गया है, ये तो पहले 32, 33, 30 इन परसेंटेजेस तक ये कैटेगरी जो है वो जा रही थी, फिर ईयर ऑन ईयर इसको कम किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझें कि तकरीबन 30% ऑफ योर इनकम तो आप अपफ्रंट टैक्स में अगर दे देते हैं, तो दिस बिकम्स अ ह्यूज इशू। ना सिर्फ ये, बट डिविडेंड टैक्स आल्सो कम्स इनटू प्ले। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड ये है कि अमूमन फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म की है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपकी वगैरह के लिए, एक पर्सनल लाइफ है आपकी, उसके लिए जो आपने बेसिकली आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है, जो सेविंग है, वो अगर आप वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहें, आप निकालना चाहें, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और जनरल पार्टनरशिप के अंदर तो कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ कैश वहां से विड्रॉ कराना है, गुड टू गो। लेकिन कंपनी में इस तरीके से नहीं होता। कंपनी में अगर ओनर्स को अपनी सेविंग या प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा चाहिए तो उनको डिविडेंड इशू करना होता है। अच्छा, डिविडेंड आपको 100% नहीं मिल जाएगा, डिविडेंड के ऊपर अगेन 15% टैक्स अप्लाई होता है। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो बाय एंड लार्ज इजिली अराउंड 40-45% का इफेक्टिव टैक्स रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा ऑन योर इनकम एज एन ओनर ऑफ द कंपनी, जिसमें पहले कंपनी की इनकम को टैक्स किया जाएगा, फिर जो डिविडेंड है उसके ऊपर अगेन 15% टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव रेट अराउंड 40% पे आ जाता है। यानी अगर आपने ₹1,00,000 कमाए हैं आपकी कंपनी ने, और आप चाह रहे हैं कि अच्छा अब ये ₹1,00,000 जो है वो मैं ले लूं पूरे, तो आप नहीं ले सकते। पहले तकरीबन 40% इसके ऊपर इनकम टैक्स की मद में और डिविडेंड टैक्स की मद में से पहले टैक्स किया जाएगा, फिर बकिया जो ₹60,000 है वो आपको दिए जाएंगे। सो अगेन बहुत सारे फायदे हैं,
इस स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल के अंदर काम करने के, लेकिन ये टैक्स प्लानिंग के हवाले से कुछ नुकसान भी हमारे सामने आ जाते हैं। और हमारे पास अगर देखा जाए तो एक स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट अपनी जगह मौजूद है जिसका टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम है, 22% उसका टैक्स रेट होता है, 22%। लेकिन स्मॉल कंपनी के अंदर तमाम बिजनेसेस नहीं आते और एज द नेम सजेस्ट इनके ऑपरेशंस कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। स्मॉल से मुराद क्या है कि इनका जो रेवेन्यू है सालाना बेसिस पे वो 250 मिलियन 25 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वो 250 से ज़्यादा नहीं होंगे। इनका जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपिटल एंड सेविंग्स दोनों चीज़ें मिला के, प्रॉफिट्स एंड योर कैपिटल दोनों मिला के जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं ये तकरीबन एक मीडियम साइज का बिजनेस है, उससे ज़्यादा जो है वो फिर आप बड़ी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है इनकम के ऊपर वो 22% है। ना सिर्फ ये बल्कि इन कंपनीज के अंदर एसएमसी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। आपने लाख रुपए कमाए, 50,000 कमाए, उसके ऊपर ये टैक्स जरूर अप्लाई होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे टैक्स प्लानिंग की हम बात करते हैं। तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है, फिर हम आ जाते हैं पार्टनरशिप्स और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ। अच्छा, टैक्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको पहले बता दूं कि जो एलएलपी और जो जनरल पार्टनरशिप है इनके अंदर डिस्टिंक्शन या डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। टैक्स पर्पसेस के लिए इन दोनों को सेम कंसीडर किया जाएगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है और इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। इनकी जो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो 5% से तकरीबन 35% तक ये टैक्स रेट जाएगा, हाईएस्ट 35%, वो भी बहुत अपर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तकरीबन समझ लें अगर 2.4 मिलियन यानी मंथली बेसिस पे 2 लाख की इनकम अगर किसी की है तो वो ऑन एन एवरेज बेसिस 15% का टैक्स रेट या उससे थोड़ा कम उनके ऊपर अप्लाई होगा, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं होगा। और इससे अगर नीचे है तो ये और कम हो जाएगा, 5% से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू 35%। और इसमें एक बेसिक एग्जेम्पशन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब यह है कि सालाना बेसिस पे अगर किसी की इनकम, अक्सर ऐसा होता है ना, आपने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, अभी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, तो सालाना बेसिस पे अगर आपकी इनकम 400,000 रुपीज से कम है तो फिर तो ये भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इट हैज सम बेसिक एग्जेम्पशन, एक तो ये फायदा है और दूसरा ये कि इफेक्टिव आपका जो टैक्स रेट है वो कंपैरेटिवली कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एसएमसी और सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये हमारे पास फायदे हैं टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम किसी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंसीडर करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि इसमें कोई डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपकी कोई सेविंग है तो वो आप सेविंग ऐसे ही उठा सकते हैं, ले सकते हैं, उसको सेपरेटली आपके पास टैक्स नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप में एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन बहरहाल उसे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बाय एंड लार्ज आपके लिए समझने के लिए ये जरूरी है कि अगर आप जनरल पार्टनरशिप या एलएलपी या आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी जो सेविंग्स हैं, तो एक दफा इन बिजनेस की इनकम के ऊपर टैक्स लग गया तो अलग से आपके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा उसी इनकम को लेके, जो कि डिविडेंड में कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग बिजनेस in an LLP or a partnership structure or a sole proprietorship structure from a tax planning point of view. और क्या डिफरेंस आ जाते हैं? अच्छा, ये कुछ फाइनल डिफरेंसेस हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, क्वेश्चन Q&A सेशन की तरफ हम मूव हो जाएंगे। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप काइंडली कमेंट्स में क्वेश्चंस में आप हमें भेज दें, सो विल क्विकली टेक ऑन दोस क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या डिफरेंस है टर्नओवर टैक्स, क्योंकि अब हम टैक्स प्लानिंग की तरफ आ गए हैं तो अब हम जो है वो टैक्स की जरा चीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे। टर्नओवर टैक्स क्या है? टर्नओवर टैक्स अगेन टैक्स की बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है। वो ये है कि नाम तो इसका इनकम टैक्स है, जो हमारा कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, लेकिन ये इनकम को जो है वो बड़ी कम ही ऐसी सिचुएशन होती है जिसको जब उसको टैक्स किया जाता है। ये या तो हमारे पास FTR होता है, फिक्स टैक्स रिजीम, जिसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू कह लें उसे टैक्स किया जाता है, जिसमें आपके कमर्शियल इंपोर्टर्स पिछले साल तक थे, अब उन्हें निकाला गया है, जिसमें आपकी डिविडेंड इनकम आ जाती है, कैपिटल गेन टैक्सेशन आ जाता है, जिसमें अगर आपके कुछ प्राइजेस हुए हैं, प्राइज विनिंग्स हैं, प्राइज बॉन्ड्स हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, इन तमाम सिचुएशंस के अंदर एक अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल टैक्स रेट को अवेल नहीं करते, तो अगर आपकी रेंटल इनकम है और आप एक इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी, इन तमाम सिचुएशंस के अंदर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो आपकी सेल है, उसी को टैक्स किया जाता है। इनकम के बारे में जो हमारी अथॉरिटीज हैं उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है, नाम कानून का कुछ भी हो अपनी जगह। सो एंड सेम विद योर एडवांस
एडवांस इनकम टैक्स एज वेल, जो आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं, जो आपके बैंक विड्रॉल्स के ऊपर होते हैं, जो फॉर एग्जांपल फंक्शंस वगैरह के ऊपर पिछले साल तक था, इस बजट में उसे ख़त्म कर दिया गया। आपके कह लें जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, इफ किसी एक बच्चे की फ़ी फॉर एग्जांपल 200,000 रुपीज़ से ज़्यादा है ऑन एन एनुअल बेसिस, तो ऐसी सिचुएशन में ये तमाम जो है एडवांस टैक्सेस आपसे कलेक्ट किए जाते हैं। ये भी कह लें काइंड ऑफ एक फिक्स टैक्स का एक फॉर्म है, क्योंकि रिफंड्स लेना, एडजस्ट कराना बड़ा एक मुश्किल काम है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। तो हमारे कानून का जो नाम है वो इनकम टैक्स शायद नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी टर्नओवर टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन बहरहाल ये टर्नओवर टैक्स एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपकी सेल के ऊपर एक मिनिमम टैक्स तो आपने देना ही देना है, फिर आप क्यों ही ना अपने बिजनेस के अंदर लॉस बता रहे हो, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो या एग्जेम्प्ट हो। अगेन रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि लॉ ने आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है फॉर वट एवर रीजन, टैक्स हॉलीडेज हैं, या आपकी इनकम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बड़ी एस्टाउंडिंग एंड एस्टॉनिशिंग फॉरेन रिजर्व्स हमारे लिए जनरेट करेंगे, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको टैक्स ब्रेक दे दिया गया 5 सालों के लिए, इनकम एग्जेम्प्ट है, फिर भी आपने मिनिमम टर्नओवर टैक्स पे करना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टर्नओवर टैक्स। अच्छा, ये टर्नओवर टैक्स आपने कितना परसेंट पे करना है? दिस इज 1.5% ऑफ योर रेवेन्यू। लेकिन समझने वाली बात यह है इन बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स के हवाले से फायदा क्या होगा कि अगर आप एक कंपनी है, एसएमसी है, या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ योर रेवेन्यू, अब ये चीज ज्यादा सूटेबल है उन लोगों के लिए हु आर स्टार्टिंग आउट इन द बिजनेसेस, क्योंकि अभी स्टार्टअप्स हैं, रिसेंट बिजनेस सेटअप किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक कंपनी है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, वो लाख रुपए भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 1.5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 अरब है, इन तमाम सिचुएशंस के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपने देखना है कि अगर आपका टर्नओवर टैक्स ज्यादा आता है तो फिर आप टर्नओवर टैक्स दोगे ही दोगे, फिर आप क्यों ना लॉस में हो, या आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो, या आपका जो इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है वो कंपैरेटिवली कम बन रहा है। लेकिन जो पार्टनरशिप है और सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पहले आपका रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो फिर उसी सिचुएशन के बाद ही फिर आपने कम से कम 1.5% जो है आपने उसके ऊपर अपना टर्नओवर टैक्स देना है। फिर बेशक आपका लॉस हो या एग्जेम्पशन हो, कुछ भी हो, तो ये 1 करोड़ के रेवेन्यू को पहले मीट करना जरूरी है, फिर ही आपके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। सो दिस इज स्पेशली रेलिवेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट इन द बिजनेसेस। उनके लिए टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से, कंप्लायंस के हवाले से, या टैक्स इंसिडेंस को कम करने के हवाले से बहुत एक रेलिवेंट पॉइंट है। दूसरी जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एंड देन दिस विल बी द लास्ट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस की तरफ मूव हो जाएंगे। वो अगेन कंप्लायंस से रिलेट करता है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप एक कंपनी है तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि आप जो भी पेमेंट्स करेंगे सर्विस की मद में, सप्लाईज की मद में, काउंटर पार्टी को जो आप अमाउंट पे करेंगे उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स आप विदहोल्ड कर लेंगे। सो आप क्या कहलाते हैं? आप विदहोल्डिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर आप एक कंपनी है या आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होंगे, दोनों सूरत हाल में आप एक विदहोल्डिंग एजेंट बन जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ऊपर कोई और लिमिट अप्लाई होती है नहीं होती है। लेकिन दिस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप और सोल। इसमें अगेन फिर आपके जो रेवेन्यूज हैं, जो आपकी इनकम है, दे नीड टू मीट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। आपका जो रेवेन्यू है वो आप कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए, तो फिर उसके बाद ही आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी कि आप टैक्स विदहोल्डिंग एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट आपकी तरफ बन जाएगी। सो अगेन कंप्लायंस फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आप एक इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर हैं या आप एक अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, ये हमारी तरफ से जो है वो आज का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था अबाउट दीज वेरियस बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स, और इसके अंदर क्या जो है वो हमारे पास टैक्स प्लानिंग के हवाले से एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से हम अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। अगर अभी हम Q&A आपका ले लेंगे इंशाल्लाह, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं एड्रेस करूंगा वन बाय वन। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इस डिस्कशन के हवाले से कुछ भी क्यूरीज हैं, कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो अभी स्क्रीन पे आप जो फ्लैश होते हुए नंबर और ईमेल देख रहे हैं, काइंडली रीच आउट टू अस ऑन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आपकी जो भी क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं इंशाल्लाह विल एड्रेस दोज, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन के अराउंड या और भी बिजनेस रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें हम एड्रेस करेंगे। सो अब हम आए आपके जरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ मूव होते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि
अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टिंग फर्म सेटअप करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं जो डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अपनी कंसल्टिंग दे रहा हूँ। सो मेरे लिए क्या बेस्ट मॉडल होगा? तो टैक्स प्लानिंग के हवाले से तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन अगर आप एक डोनर फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे आई नो वो सेक्टर भी काफ़ी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और स्पेशली कंसल्टेंट्स जो हैं वो पर्सनल प्रेस्टीज के ऊपर और पर्सनल उनकी पीआर के ऊपर ज़्यादा वो काम चलता है। लेकिन बहरहाल आई वुड से कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक एसएमसी फॉर्म करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिबिलिटी होगी उस फंड के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। स्पेशली आई नो कि जो डोनर्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं, जो पॉइंट पर्सनस हैं, जिन्होंने कंप्लाइंस इंश्योर करनी है, वो बड़ी क्रेडिबल लोग होने चाहिए, स्पेशली इफ दे आर सपोर्टेड बाय हैविंग अ लीगल स्ट्रक्चर जो कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा हो। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, ये अगेन बहुत एक रेलिवेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं एक एसएमसी फॉर्म करता हूँ तो हमारे बाद जो है वो उस कंपनी का ओनर कौन होगा? अच्छा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स है ना, इनकी भी जो सब्सिक्वेंट जो ओनरशिप होती है वो इसी तरीके से ट्रांसफर की जाती है जैसे आपकी बकिया मिल्कियत की जाएगी। तो अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी के दौरान ही उसकी लीगल टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, आपने खुद ही अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उसे माना जाएगा। वरना फिर जो हमारा शरीयत का कानून है, जो शरीयत है, उससे माना जाएगा कि भाई जो है वो अब उसी के हिसाब से जो है वो आपकी प्रॉपर्टी, जैसे बकिया प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी और आपके एसेट्स कंसीडर किए जाएंगे, इन्हें भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। So I hope that answers your question. ये सवाल है कि what is the first step in SMC like getting an office? Because आपको SCCP registration नहीं मिलेगा जब तक आप कोई अपना ऑफिस सेटअप नहीं करते, एंड सेम फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। आपको बिल्कुल सही बात है कि आपको एक बिजनेस एड्रेस जरूर चाहिए और आपको एक नाम भी जो है वो आपने देखना है। सो अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सेटअप करना चाहते हैं, वो एसएमसी हो सकती है, वो एक पीवीटी हो सकती है, या वो एक एलएलपी हो सकती है। आपने पहले एससीसीपी के पास जाके उस नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, क्योंकि आप ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जो कि पहले कोई ऑलरेडी उस नाम से काम कर रहा हो। आई एम श्योर आप रखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, और जो मशहूरी होगी वो उनकी होगी। सो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोई यूनिक नाम सोचें। आप ऐसा कोई नाम नहीं सिलेक्ट कर सकते जिससे जो है वो ऐसा मालूम होता हो कि आप किसी स्टेट एजेंसी से एफिलिएटेड हो। आप जो है वो किसी आर्म फोर्सेस का नाम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये तमाम चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कानून का पार्ट हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इन चीज़ों के हवाले से। बट इट गोज विदाउट सेइंग कि आपके पास एक बिजनेस एड्रेस होना ज़रूरी है, आपके पास एक ऑफिस होना ज़रूरी है। ऑफिस आप कह रहे हैं कि अच्छा मैंने अभी सेटअप नहीं किया, या आई विल बी वर्किंग आउट ऑफ माई होम, तो आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, उसकी बेसिस पे अभी आप ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नो इश्यूज विद दैट। अच्छा जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ लेकिन मैं बिजनेस भी साथ साथ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मोस्ट सूटेबल मॉडल क्या होगा? अगर आप बाकी चीज़ों के हवाले से कह लें कि बिकॉज अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल भी हैं तो एक कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर काम करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परहैप्स आप बेहतर यही है कि एक, बिकॉज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होंगी, सेटअप ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, आई एम अज्यूमिंग इट इज़ अ साइड गिग, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना यू वुड वांट कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमल करें, ज़्यादा ना रखें। तो इस वजह से परहैप्स आपके लिए बेस्ट यही है कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर काम करें। लेकिन उसमें देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि फिर आपने अपना बिजनेस एंटिटी जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा, व्हिच विल बी पब्लिकली अवेलेबल। तो आई डोंट नो आपकी सैलरी, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको अलाउ करता है नहीं करता कि आप साइमल्टेनियसली कुछ और काम करें। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस एंटिटी रजिस्टर कराते हैं विद योर ओन एनआईसी, तो फिर ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। कोई भी आपका एनआईसी नंबर अगर वो जानते हैं तो वो देख सकते हैं कि आपके नाम पे और कौन से बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं। सो अगेन थोड़ा आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर आप एक पार्टनरशिप सेटअप कर लेते हैं और उसको फिर आप टैक्स अथॉरिटीज में रजिस्टर कराते हैं, तो वो भी अगेन रियली सूटेबल और बहुत एक उसका जो है वो फायदा आपको मिलेगा। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करने लगा हूँ पाकिस्तान में एंड ग्लोबली, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन विद एससीसीपी इज मैंडेटरी? देन द आंसर इज नो। एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन जो है ना, क्योंकि आप ये समझें कि वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस करें तो आपने एससीसीपी के पास आना है।
वो तभी अप्लाई होगा जब आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, तभी ही फिर आपने SCCP की तरफ जाना है, तभी ही आप जो है वो SCCP के पास जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वरना आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की बेसिस पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि अगर कोई अपना बिजनेस मॉडल फ्यूचर में चेंज करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस चीज़ के हवाले से भी एक पूरा एक पाथवे दिया जाता है कि आप पार्टनरशिप को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। आप जो है अगर अपने कंपनी आपने एक सेटअप कर ली थी बट यू नॉट सेटिस्फाइड, आपको लगता है बहुत मुश्किल है कंपनी को चलाना, अब आप दोबारा से एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं तो आपने उस कंपनी को बंद करना होगा। कंपनी बनाना बहुत आसान है। SCCP के जो नए लॉज हैं उसके हिसाब से कंपनी 4 घंटों में भी बन सकती है। सो एज क्विक एज दैट, बिकॉज वी रियली वांट कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में है वो हमारी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इस वजह से जो कंपनी फॉर्म करना है वो बहुत ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसे क्लोज करना बहुत मुश्किल है, तो उसकी रेगुलेशंस होती हैं, वो फॉलो करनी होती हैं, लेकिन बहरहाल यू कैन स्विच बिटवीन दिस बिजनेस मॉडल्स, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि क्या जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मॉडल्स या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है जैसे करीम, फूड पांडा वगैरह? तो बिल्कुल, जैसे ये आपने जिनका नाम लिया, जैसे इजी पैसा इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। ऐसे फूड पांडा इज अ कंपनी, करीम इज अ कंपनी। तो ये तमाम कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं विद रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज, इन देयर केस विद SCCP। तो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी अगेन यू हैव टू चूज कि आप मॉडल जो है वो लीगल मॉडल क्या चूज करते हैं। सो अगर आप चाहें कि मैं फूड पांडा का बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट कर रहा हूँ बट आई वांट टू डू इट एज अ पार्टनरशिप और एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I hope I've been able to answer your question adequately. अच्छा जी, ये सवाल है कि फॉर ई कॉमर्स सेक्टर इन स्मॉल स्केल व्हिच काइंड ऑफ कंपनी फॉर्मेशन विल बी बेटर एंड व्हाट विल बी द चार्जेस फॉर ऑल द प्रोसेस। अच्छा, स्मॉल स्केल पे भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर परहैप्स जैसे अक्सर आई वुड से कि जैसे फेसबुक शॉप्स होते हैं, ऑनलाइन मॉडल पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की तरफ ना जाएं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही काम करें। परहैप्स दैट विल बी अ लॉट बेटर एंड इजी टू मैनेज, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, सिर्फ आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना है, बैंकिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करनी है एंड यू गुड टू गो। तो ऐसी सिचुएशन में छोटे स्केल का काम है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बेस्ट मॉडल, आप इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर की तरफ ना जाएं। अच्छा जी, इनका सवाल यह है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विस बिजनेसेस हैं तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? देखिए, इसमें मैं आपको जनरली बता दूं कि ये इस पे कम डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा डिपेंड करेगा कि और बाकी कंस्ट्रेंट्स कौन से, उसका साइज क्या होगा, फंडिंग नीड्स क्या होंगी। जाहिर सी बात है, अगर आप करीम से, फूड पांडा से compete करना चाहते हैं तो you're right away thinking of a large size business where thousands of people will be involved. तो ऐसी सिचुएशन में do not at all think about starting out as a sole proprietor or as a private limited company. आपने as an LLP आपने right away limited liability company फॉर्म करनी ही करनी है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप के अंदर भी मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये बहुत ही रेलेवेंट एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने अपनी कंपनी सेटअप कर दी, राइट? बहुत अच्छा लगा हमें, एक कंपनी हमारे नाम की है, लेकिन हमने देखा कि भाई अब तो ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है, अब मैं क्लोज कराना चाहता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि कंपनी को क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। आपने या तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी है, या फिर आपने हाई कोर्ट के थ्रू करनी है, या फिर एक इजी एग्जिट रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन इजी एग्जिट तब होता है जब ना आपकी कोई लाइबिलिटीज हो, ना आपके पास कुछ और बैंक लोन्स वगैरह कुछ ना हो, बहुत ही मिनिमल आपकी बैलेंस शीट हो। तो ऐसी सिचुएशन में इजी एग्जिट हो, डोरमेंट सी कंपनी हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनी को क्लोज करना, स्पेशली अगर आपकी लाइबिलिटीज हो। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कीजिएगा, इसके जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि अगर मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन अ पार्टनरशिप बेसिस, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ज़्यादा अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सो आई वुड से अगर आप ज़्यादा हेक्टिक एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट
में नहीं जाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, और अमूमन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कम ही बनाते हैं। तो अब पार्टनरशिप मॉडल जो जनरल पार्टनरशिप मॉडल है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मॉडल है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। आप उसी स्ट्रक्चर को अवेल करें। और जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो पार्टनरशिप वाला अप्लाई होगा, जिसमें टैक्स रेट 5 to 35% है, और जो विदहोल्डिंग टैक्स की रिक्वायरमेंट्स भी कम है, टर्नओवर टैक्स की भी करोड़ से ऊपर जब आप जाएंगे रेवेन्यू में तभी अप्लाई होंगी। सो वो मॉडल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। जी, इनका ये सवाल ये है कि मैं एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मुझे फॉरेन रेमिटेंसेस भेजने पड़ेंगे फॉरेन किसी एंटिटी को, तो मेरे लिए क्या सूटेबल होगा? आपके लिए अगेन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लीगल मॉडल यू ऑप्ट फॉर, ये तमाम मॉडल्स के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। बट अगेन एक कंपनी आप फॉर्म करेंगे तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं। इस वजह से बेहतर ये है कि आप यू गो फॉर मोर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप मॉडल। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बस कुछ एक दो और क्वेश्चन लेंगे फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। जी, इनका कंसर्न ये है कि जो ये लिखते हैं कि मुझे ये समझ आया है कि अगर आप एक कंपनी सेटअप करते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं, आप एक सिंगल मेंबर कंपनी सेटअप करते हैं, तो आपने 40 to 50% टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। पहले तो ये बताएं कि ये बात सही है या नहीं है। बहुत जो है वो शौक लगा है। ये बिल्कुल हक सच बात है कि आपका इफेक्टिव रेट जो है, अगर आप स्पेशली डिविडेंड भी फिर निकाल रहे हैं तो इजीली 40% तक जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अगर ये स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कंपनी का जो रेट है वो 22% है, तो इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि एनुअल इनकम के ऊपर अप्लाई होगा या मंथली इनकम के ऊपर अप्लाई होगा। टेक्निकली एक ही बात है, क्योंकि मंथली बेसिस पे भी अगर आप इनकम एक्यूमुलेट करें तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी एनुअल इनकम भी बन जाती है। तो इफेक्टिव ये रेट आपकी एनुअल इनकम के ऊपर है। तो इस वजह से परहैप्स दिस शुड बी अ पुटिंग ऑफ फैक्टर फॉर लॉट ऑफ पीपल जो ये सोच रहे थे कि हम स्टार्ट आउट ही हम एक कंपनी से करेंगे, उसमें ये बहरहाल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में सॉफ्टवेयर हाउस रन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर। अच्छा जी, दो और हम क्वेश्चंस लेंगे फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। सो ये कहते हैं अच्छा, ये कहते हैं कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बेसिस पे एक मीट आउटलेट जो है वो रन कर रहा हूँ, तो और मेरा एक्टिव एनटीएन भी है, तो क्या मुझे कुछ और किसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? तो नहीं, आपको कोई अगर आपका जैसे आपने लिखा भी है कि आपके बिजनेस नेम के साथ आपका एनटीएन है, तो आपको बिल्कुल भी और किसी और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे ही अपना जो है वो काम कर सकते हैं और ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस जो रेलिवेंट टैक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फॉलो करनी है। जी, ये हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एक ऑनलाइन होम बेस्ड कॉस्मेटिक बिजनेस रन करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे उसे रजिस्टर करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो उसके लिए क्या मोस्ट जो मॉडल है वो अप्रोप्रिएट होगा? और दूसरा ये कि क्या मैं सब्सिक्वेंटली उसे चेंज कर सकता हूँ या नहीं इनटू अ सिंगल मेंबर कंपनी? तो सबसे पहले ये कि अगर आपने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी आप देखना चाहते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, आप थोड़ा ट्राई आउट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आई वुड से आप सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बेसिस पे शुरू कर दें। अभी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन या ऐसी किसी चीज़ की तरफ ना जाएँ। फिर जैसे-जैसे थोड़ा आप साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि हो सकता है फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट हो जाए, आपके साथ बहुत ज़्यादा पार्टनर्स भी जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप जो है वो दूसरे जो है वो मॉडल की तरफ जाएँ, आप इनकॉर्पोरेटेड मॉडल की तरफ जाएँ, आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरफ जाएँ। आपको लगता है कि अच्छा ये कॉस्मेटिक बिज़नेस अब इतना हो गया है कि मुझे कुछ फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट्स बेस्ट के फिर सब्सिक्वेंटली आप मूव करें। और क्या आप कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और जो है वो आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से आप मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या सिंगल मेंबर कंपनी, दोनों सिचुएशंस के अंदर रिक्वायरमेंट्स बहरहाल हैं, लेकिन बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट एडवाइस थोड़ी चाहिए होती है और आपने थोड़ा जो है इसके लिए कंसल्ट करना पड़ता है। तो जी हमारी तरफ से यही था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई होप ये जो आज हमने कंटेंट डिस्कस किया ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हुए। अगर सब्सिक्वेंटली जो भी, क्योंकि हम आज जो है वो सारे क्वेश्चंस नहीं एड्रेस कर पाए, सारे क्वेश्चंस क्योंकि हम नहीं एड्रेस कर पाए, तो अगर आपके सब्सिक्वेंटली जो भी क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, तो आप इन ईमेल पे और नंबर पे हमें रीच आउट करें एंड विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह सी यू सून इन अनदर सेशन। थैंक यू, टेक केयर। जी चांदनी, यू वांट टू टेक ओवर? ओके जी, एक्चुअली द टाइम जो है हमारे पास थोड़ा सा शॉर्टेज है, सर के पास, सर थोड़ा बिजी हैं तो शायद उन्हें कहीं किसी मीटिंग में जाना होगा। ड्यू टू दैट हम ये जो है सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू यू ऑल कि आपने हमें ज्वाइन किया। फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी इशू के लिए अगर आपको समेडा से कांटेक्ट करना है तो आप हमारे फेसबुक पेज, जिसका लिंक मैंने अभी शेयर भी कर दिया है, समेडा कराची के नाम से है, गूगल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन, थैंक बाय। यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।